जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हेमंत सोरेन के जेल में रहने के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने वाले 67 साल के चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। 1990 के दशक में उन्होंने अन्य नेताओं के साथ झारखंड बनाने की लड़ाई लड़ी और इसकी वजह से उन्हें झारखंड का टाइगर भी कहा जाता है। चंपई 1991 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से बना उसके साथ जुड़े और अब तक उसी के साथ थे। भरोसा इतना था सोरेन परिवार का चंपई सोरेन पर कि जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उन्होंने किसी और की बजाय चंपई सोरेन को चुना कि वो मुख्यमंत्री पद की कमान संभाले। और जब हेमंत सोरेन जेल में रहे तो इस दौरान 2 फरवरी 2024 से लेकर 3 जुलाई 2024 तक वह झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इस बीच में जो घटनाक्रम घटा, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद कई तरह की खबरें और आखिरकार वो भाजपा में जा रहे हैं। जितेंद्र मीणा जी हमारे साथ वंचितों की राजनीति को करीब से देखते हैं, देश की राजनीति को करीब से देखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आदिवासी समाज भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आदिवासी समाज के मुद्दों पर बहुत अच्छी पकड़ है। जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इस घटनाक्रम को? जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। दलित दस्तक के दर्शकों का शुक्रिया। अगर हम लोग इस पूरी परिघटना को देखें तो आप याद कीजिए अशोक जी कि बहुत लंबे समय से एक चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो हाशिए की राजनीति का जो राइज हुआ था, जो उदय हुआ था, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों ने जो मुख्य धारा में आकर के और राजनीति करना शुरू किया, सरकारें बनाना शुरू किया या एक सरकार बनाने के काबिल होने तक का जो रास्ता था, वो रास्ता जब शुरू किया तब आप देखेंगे कि उन हर एक पार्टी के साथ कुछ इस तरीके का वाकया लगातार होता रहा है। आप देख लीजिए, चाहे यूपी में देख लीजिए, यूपी में बसपा की जब हम लोग बात करते हैं तो राज्यों के भीतर बसपा को जिस तरीके से तोड़ा गया, हर राज्य के भीतर, यूपी में भी तोड़ा गया, लेकिन यूपी के बाहर अलग अलग राज्यों में बसपा के विधायकों को तोड़ने का एक लंबी परंपरा, चाहे वो राजस्थान में ले लीजिए, हरियाणा में ले लीजिए और बाकी के अलग अलग जगहों पे ले लीजिए, वो टूटती हुई दिखती है। सेम इसी तरीके से बाकी की जो पार्टियां का उदय हुआ, जो आदिवासी पार्टियां बनी, उनके उदय को भी देखेंगे तो उनको भी तोड़ा गया। जैसे गुजरात में एक पार्टी बनी थी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, बीटीपी जिसको कहते थे, छोटू भाई वसावा की पार्टी, उसे भी पिछले चुनाव में जो है बीजेपी ने तोड़ दिया था। इसी तरीके से आप देखेंगे तो झारखंड में पहले भी, इससे पहले जब बाबूलाल मरांडी जी अलग होकर के पार्टी बनाए थे, बीजेपी से अलग हुए, फिर उन्होंने एक पार्टी बनाई और उसको भी तोड़ने की कोशिश हुई, वापस बाबूलाल मरांडी जी अपना डेरा लेकर के वापस बीजेपी में चले गए। इसी तरीके से आप देख लीजिए तो जहां कहीं भी दलितों की, आदिवासियों की या पिछड़ों की जब राजनीति शुरू होती है तो उस पार्टी को इस कदर तोड़ने की कोशिशें लगातार बीजेपी या कांग्रेस की सरकारें करती रही हैं। क्योंकि पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी है, तो बीजेपी ने ये जिम्मा ले रखा है। भाई देखिए, हमें इस बात में एकदम गुरेज नहीं है कहने में कि हमारे साथ पहले कांग्रेस जो ट्रीटमेंट करती थी, अब उसी काम को बीजेपी ब्लैटेंटली कर रहे हैं, ब्लंटली कर रही है एकदम से। मतलब ये जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, वो जो राजनीति करते हैं, ये उनका राजनीतिक चरित्र है। पार्टियां कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो बदलती रहती है पार्टियों के नाम, लेकिन ये चरित्र है राजनीतिक दलों का, वंचितों की राजनीति को लेकर। ये चरित्र जब देखते हैं, आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जैसे जैसे इस चीज को देखेंगे तो पता चले कि पार्टियों को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। अब इस पूरी परिघटना को आप देखते हैं, चंपई दा की परिघटना को, तो चंपई दा कोई आज के खिलाड़ी नहीं है राजनीति के। कोल्हान के टाइगर के तौर पे वो जाने जाते हैं और कोल्हान का रीजन जो है वो बेसिकली आप देखिए तो पता चलेगा कि ये माइनिंग का पुराने दौर का जो खदानों का जो इलाका था, जब खदान में मजदूर काम करने के लिए आते थे, उन मजदूरों की राजनीति से निकले हुए चंपई सोरेन साहब है। और उसके बाद उन्होंने जेएमएम के साथ आकर के अलग झारखंड, एक नया झारखंड जेएमएम और में मिल करके उन्होंने वो राजनीति की और उसको लेकर के आते रहे। आप देखेंगे तो पिछले 24-25 साल के इतिहास में झारखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सरकार 5 साल पूरा कर पाई हो, सिवाय बीजेपी की सरकार।
बाकी किसी भी सरकार को, चाहे जेएमएम की बनी हो, चाहे मधु कोड़ा की सरकार हो, चाहे बाकी सरकार है, उन्हें कभी भी पूरा 5 साल का टेन्योर नहीं करने दिया गया। लेकिन ये आप बीजेपी दूसरी बार पे हुआ। आरोप लगा रहे हैं तोड़ने का, लेकिन यहाँ मामला दूसरा नजर नहीं आ रहा। चंपई सोरेन का कहना है कि उनको उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनका अपमान किया गया, उनके राजनीतिक कार्यक्रम रोके गए, जबकि उनसे इस्तीफा मांगा गया तो इस्तीफा उन्होंने दे दिया, बावजूद उनके कार्यक्रम रोके गए जिससे वो आहत थे। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का जो इतने सीनियर लीडर हैं और जिन पे हेमंत सोरेन ने इतना ज्यादा भरोसा जताया था कि जब उनके दिमाग में कोई नाम आया तो कयास लगाया जा रहा था कि वो अपनी पत्नी को बना सकते हैं, जैसा लालू प्रसाद यादव ने बनाया था, लेकिन उन्होंने चंपई सोरेन को बनाया ना, तो आखिर भरोसा था तभी तो फिर उस भरोसे को कुछ दिन और या फिर कुछ महीने और जब तक नया विधानसभा चुनाव होता तब तक क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाए हेमंत सोरेन? देखिए ये बात एकदम सही है और ये कहने सुनने में बहुत अच्छी भी लगती है कि अपमान हुआ है, ये बात जो आप ये कह उनका आरोप है। लेकिन ये बात जो है, जो चंपई दा ने जो पोस्ट में जो लिखा, वो इतनी बड़ी परिघटना नहीं है जिसके चलते आप इस्तीफा देकर के जेएमएम छोड़ करके बीजेपी में चले जाएं। ये कोई बहुत बड़ी परिघटना नहीं है। पार्टियों में ये सारी चीजें बहुत दिनों से चल रही हैं। ये अलग अलग पार्टी में हर जगह किसी न किसी बात से कोई ना कोई आहत हो जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है कि आप पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाए। दरअसल इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, ये तब शुरू हो गया था जब लगभग साल भर पहले हम लोग देख रहे थे नवंबर दिसंबर में, जब जिससे केजरीवाल को डांसने की कोशिश हुई, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जब जेल भेजने का सिलसिला शुरू किया, तो झारखंड को डिस्टेबलाइज करने के लिए कहानी शुरू हुई। और झारखंड में एक्चुअली में झारखंड में जो जेएमएम थी उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए कहानी शुरू हुई। और जैसे ही उन्हें जेल भेजा गया एक फर्जी मुकदमे में, जिसमें कि वो आरोपी भी नहीं है, कहा गया कि इनके नाम पर जमीनें ली गई, लेकिन ना जमीन उन्होंने अपने नाम पर ली, ना ही जो है कोई जमीन सरकारी थी जिसका खरीद विक्रय हुआ, लेकिन उनको जो है सिर्फ आधार बना करके उनको जेल में डाल दिया गया, लिहाजा उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और चंपई दा जो है परिदृश्य में आते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि चंपई दा के आने के बाद क्या हुआ, हेमंत को जब डिस्टेबलाइज किया गया तो एक्सपेक्टेशंस ये की जा रही थी कि जेएमएम या इंडिया का ये ब्लॉक कमजोर पड़ेगा, लेकिन उस जगह को कल्पना सोरेन ने बहुत अच्छी से भर दिया था। वो एक बड़ी लीडर के तौर पे इमर्ज की गई थी, क्योंकि किसी को नहीं उम्मीद थी कि कल्पना सोरेन इतना बेहतर परफॉर्मेंस देंगी। और उनकी लीडरशिप में हमने देखा कि झारखंड की 10 सीटों में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन जीत करके आया। ये चीज बहुत क्लियर थी। लेकिन उसके बिल्कुल बिल्कुल केजरीवाल की पत्नी उस तरीके से प्रभाव नहीं छोड़ पाई जितना कल्पना सोरेन ने छोड़ा, ये तो देश ने देखा। जी देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि कल्पना सोरेन को जब आप देखेंगे तो कल्पना सोरेन उस नब्ज को पकड़ पाई जो झारखंड की नब्ज थी। वो इस बात को जानती थी कि आखिर ये हमला किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उस बात को वो बता के लेके गई, सबके सामने लेकर के गई। आप देखिए उनके भाषणों को जब देखेंगे, जब इंडिया ब्लॉक की बैठकों में वो मुंबई में भाषण दे रही है, बाकी जगहों पे जब भाषण दे रही है, और जब वो झारखंड में जाकर के भाषण दे रहे हैं, तो उसमें वो चीजें आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। अब जो प्लान था वो प्लान तो फेल हुआ, लेकिन जैसे ही चंपई दा बने, चंपई दा के भीतर प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सरकार को कंट्रोल करने का, खास करके अथॉरिटीज के जो थी, जो वहां की ब्यूरोक्रेसी थी, उसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। और लिहाजा इस बात को जब समझे तो देखने को मिलेगा कि वो धीरे धीरे चंपई दा के नीचे नीचे एक नेटवर्क जो है तैयार हो रहा था। और प्रॉब्लम यह चली थी कि अगर सत्ता को टेक ओवर नहीं किया जाता झारखंड में, अगर हेमंत उस पावर को नहीं लेते, तो एक प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ चुकी थी कि अचानक से रिवेल हो सकता है, अचानक से बगावत हो सकती है। नीचे के तबके में जो वो है सुगबुगाहट होनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि चंपई दा भले ही वो पुराने नेता हैं, टाइगर हैं कोलान के, लेकिन उसके बावजूद भी जो हेमंत सोरेन का जो एक्सेप्टेंस था और जो चंपई दा का जो एक्सेप्टेंस है, उसमें एक फर्क है। चंपई दा की जो है उनका जो राजनीति, उस पर कोई शक नहीं है, चंपई दा की ईमानदारी पे कोई शक नहीं है, लेकिन हेमंत का जो कद है राजनीति में वो उनसे ऊपर है, क्योंकि वो पहले भी लीड कर चुके थे।
और इसीलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो वापस से हमें उसी एग्रेसिव मोड में जाना होगा जिस मोड की फिलहाल जरूरत महसूस की जा रही थी, और इसीलिए उनको हटा करके उन्होंने टेक ओवर किया। अच्छा, ये जितेंद्र जी, ये है कि उनको एक तरीके से हटाया जा सकता था, एक तरीका हो सकता था कि उनके जो भी 1-2 दिन के प्रोग्राम से वो प्रोग्राम्स हो करके और वो किया जा सकता था। लेकिन आप जानते हैं कि झारखंड के भीतर जो जिस तरीके के लोग काम कर रहे हैं, खास करके चाहे हेमंत के साथ हो चाहे चंपाइदा के साथ हो, ज्यादातर जो सलाहकार बैठा हुआ है वो सलाहकार मैक्सिमम जो है गैर आदिवासी है और मैक्सिमम अपर कास्ट है। उसने उस चीज को नहीं समझा कि ये सेंटिमेंट किस तरीके से लिया जाएगा इसमें। वो पॉलिटिकली तो भले कैलकुलेशन कर लेगा लेकिन इस सेंटिमेंट को नहीं समझ पाए। और अच्छा, ये चंपई सोरेन जी को भी पता था कि चूंकि हेमंत सोरेन जेल जा रहे हैं इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो आएंगे तो उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, एक अंडरस्टैंडिंग होती है नेताओं के बीच में, उनको भी पता था। फिर आखिर इतनी चीजें क्यों हुई, और जब 1 साल से आप कह रहे हैं कि चीजें तैयार होनी शुरू हो गई थी, तो फिर हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को ही क्यों चुना? देखिए, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि लगातार जब आप देखते हैं तो रीजनल पार्टीज की एक कंपल्सन होती है, रीजनल पार्टी हो या मार्जिनलाइज सेक्शन की पार्टी हो, उसकी एक कंपल्सन होती है कि अपने सबसे या तो परिवार के किसी सदस्य को जिम्मेदारी दें या फिर सबसे और परिवार के बाहर का जो सबसे करीबी सदस्य है उसी को जिम्मेदारी दें। क्योंकि ये पिछले दिनों में ये पूरी हम लोग देखते रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा दूर मामला जाता है वो आदमी पार्टी लेकर के तोड़ के भाग जाता है और फिर आपकी पकड़ में वो नहीं आता है। ऐसे में एक जो है छाप उसको नहीं लगाना चाहते थे जेएमएम खास करके कि भाई ये तो पहले शिबू थे, उसके बाद में हेमंत और हेमंत के बाद में कल्पना, तो वो जो परिवार वाली जो छाप थी उस इमेज से बाहर जाकर के उन्होंने जो है चंपईदा को वो मौका दिया था। अब चंपईदा को जब मौका मिला तो चंपईदा उसको दूसरे तरीके से ले जा सकते थे, लेकिन पूरा जो माहौल था एक्चुअली इसमें ये समझिए कि नाराजगी भी बहुत छोटा है, लेकिन इसमें जो खेल जिस तरीके से खेला गया उसमें ये था कि उन्होंने एक पोस्ट से पहले का जो पूरा का पूरा एपिसोड है उसमें वो 2 दिन तक दिल्ली के लिए आए, उन्होंने कहा भी भाई मैं अपने पर्सनल रीजन से आया हूं, और 2 दिन के उसमें जिस तरीके का माहौल मीडिया में बनाया गया हेमंत वर्सेस चंपई किया गया, और ताकि चंपई दागने दरवाजे बंद कर सके जेएमएम, इतना माहौल बना दिया गया कि जेएमएम उनके लिए रास्ता बंद कर दे और चंपई दा के पास कोई दूसरा विकल्प ना बचे। तो वो ये जो है वो मीडिया में दी गई। चुनौती कितनी बड़ी ये सब किया जी। हेमंत सोरेन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको भाजपा से मजबूती से लड़ना है, लेकिन चूंकि चंपई सोरेन पुराने नेता हैं, कुछ उनकी पकड़ भी है एक क्षेत्र में और कुछ उनके भी लोग हैं सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर, तो क्या हेमंत सोरेन के लिए चुनौती अब दुगनी हो गई है? भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने के अलावा उनको अपनी पार्टी के भीतर भी लोगों से लड़ना पड़ेगा, ये कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं जी एकदम देखो चुनौती तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चुनौती नहीं है। 2024 का जो चुनाव है अभी जो झारखंड में होने जा रहा है विधानसभा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर सेंट्रल इंडिया की इस पूरी पट्टी को देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उधर उड़ीसा तक, इधर बिहार तक, आप एक तरफ उसको वेस्ट बंगाल को छोड़ दीजिए और ऊपर असम तक, फिर और आगे चले जाइए तो इस पूरी पट्टी में बीजेपी है, पहली चीज। दूसरी चीज है तो इसलिए बीजेपी चाहेगी कि वो झारखंड को जीते। दूसरी चीज क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, तो उस रिसोर्सेज को बीजेपी लूटना चाहती है जो जेएमएम के रहते हुए वो नहीं लूट पा रही है, या इंडिया ब्लॉक की किसी दूसरी पार्टी के जो है उसके चलते वो नहीं लूट पा रही है, तो इसलिए वो चाहेगी कि वहां से वो जीत करके आए। ऐसे में उसको डिफेंड करना ये एक बड़ी चुनौती होगी, और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि जेएमएम जिस तरीके से इसका पता चलेगा कि उसको कैसे वो काउंटर करते आने वाले दिनों में। लेकिन नो डाउट चुनौती है, क्योंकि खास करके कोल्हान रीजन में जिस तरीके का असर चंपईदा का रहा है वो असर तो एक चुनौती रहेगा ही। लेकिन वो कितनी बड़ी चुनौती होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मतलब ये अभी नहीं कहा जा सकता कि वो कितनी सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, भाजपा में गए हैं
चंपई सोरेन, भाजपा में देखिए पहले से ही बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जैसे नेता मौजूद हैं। चंपई सोरेन की उम्र 67 के आसपास है। ऐसे में अब इस उम्र में जब वो भाजपा में गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से आखिर वो क्या हासिल कर पाएंगे, या फिर सिर्फ वो अपने बेटे को एस्टेब्लिश कर पाएंगे? भाई देखो, ऐसा है, जिस तरीके का सिचुएशन बनाया गया, एक्चुअली में जो ग्राउंड बनाया गया उसमें बीजेपी ने और खास करके मीडिया के लोगों ने ये माहौल तो बना दिया था कि वो वापस अब जेएमएम में नहीं जा पा रहे थे। और उधर भी जो ब्लॉक था, उधर जिस तरीके से उनको लेकर के बयानबाजी होनी शुरू हुई जेएमएम के, खास करके आप देखेंगे तो हेमंत की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ज्यादातर बयान आए हैं जो गैर आदिवासी जो नेता है जेएमएम की, उन्होंने सबसे पहले मोर्चा संभाला। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दोनों तरफ जो मोर्चा इसको समझना पड़ेगा हमारे लोगों को। दोनों तरफ मोर्चा गैर आदिवासियों ने संभाला, चाहे वो सलाहकार के लेवल का मामला हो, चाहे वो विधायकों के लेवल का मामला हो। ठीक, अब ऐसे लोगों ने लगातार इस तरीके से, चाहे वो गुप्ता जी हो चाहे पांडे जी हो, उन्होंने जब मोर्चा संभाल करके इस तरीके की ब्लॉकिंग की कि वो वापस नहीं आए, क्योंकि उन्हें चंपई दा के रहते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में वो एडवांटेज नहीं मिल रहा था। चंपई दा के रहते हुए वो ज्यादा एडवांटेज बाकी जगहों पे नहीं ले पा रहे थे, तो अब उनके लिए दरवाजे खुल गए। वो अब पांडे जी जो हैं वो अब आदिवासी राजनीति खुल के कर सकते हैं, गुप्ता जी कर सकते हैं अब। और जब उधर वो जब गए हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने 3 रास्ते कहे थे कि मैं संन्यास ले लेता हूं, या नई पार्टी बना लेता हूं, या फिर कोई जो साथी मिल जाए उसका हाथ पकड़ लेता हूं। तो संन्यास तो कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि संन्यास इसलिए विकल्प नहीं क्योंकि राजनीति में जो लोग हैं उनके लिए संन्यास कोई आसान चीज है नहीं। कभी किसी राजनेता को संन्यास लेते हुए कि अनाउंस करके कि मैं आप संन्यास ले रहा हूं, ऐसा देखा नहीं गया है। दूसरा, नई पार्टी बनाने के लिए उनके पास वक्त नहीं था कि वो पार्टी बनाते। तो तीसरी चीज ये है कि उनके पास एक ही विकल्प था कि वो किसी तीसरे आदमी का हाथ थाम ले। ऐसे में उन्होंने देखा कि झारखंड में बीजेपी और जेएमएम इन्हीं दो में से कोई एक है जो उनको जो है उनका हाथ थाम सकती है, तो उन्होंने ऑब्वियसली जाकर के बीजेपी का हाथ थाम लिया। चंपई दा इसमें यही मात खा गए। उनका जो कद है, भले ही वो कोल्हान के भीतर है, लेकिन कोल्हान में भी लगभग 18 से 20 सीट है और उसके बाहर भी उनका एक इम्पैक्ट है। तो अगर वो स्वतंत्र रूप से काम करते तो वो ज्यादा बेनिफिशियरी होता और वो जो शर्तें उनकी होती, भले ही वो चुनाव के बाद में चाहे किसी गठबंधन के साथ जाते आप, क्योंकि वो इस स्थिति में तो आ ही जाते। ये तो जाहिर था कि एक स्वाभिमानी राजनीति कर सकते थे। इस उम्र में भी वो स्वाभिमानी राजनीति कर सकते थे, और अगर बेटे की बात करें तो उसके लिए एक विरासत छोड़ सकते थे। आखिरी सवाल, लेकिन उनको ये नहीं किया गया, उनको दूसरी तरफ धकेल दिया गया। जी आखिरी सवाल है, तो कितना दिलचस्प होने जा रहा है झारखंड का चुनाव, और हेमंत सोरेन इस स्थिति से कैसे लड़ पाएंगे? क्या सावधानियां बरतनी होगी? देखिए, ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। ये एक बात तय है कि अभी हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कौन जीतेगा। बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है और आसान जेएमएम के लिए भी नहीं है। जेएमएम के लिए इसलिए आसान नहीं है क्योंकि जेएमएम जिससे मुकाबला करने जा रही है उस पार्टी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तमाम तरीके के एजेंसीज हैं, और उन रिसोर्सेज एजेंसीज के बावजूद भी वो काउंटर करने जा रहा है। उसके साथ साथ बाकी और भी धड़े हैं जो राइज हो रहे हैं, खास करके आप जयराम महतो का धड़ा जो एक नई पार्टी बना करके उसी कोल्हान रीजन में आ रहे हैं, जो खास करके महतो समूह से आते हैं, और महतोज की आबादी लगभग 35% है, और महतोज एसटी स्टेटस डिमांड कर रहे हैं जो कि यूपी में ओबीसी में है। नीतीश कुमार जिस कम्युनिटी से आते हैं उसी कम्युनिटी के लोग झारखंड के भीतर एसटी का दर्जा मांग रहे हैं, और वो अब एकदम से एक फोर्स के रूप में यूनाइट होते हुए एक जगह दिख रहे हैं। अब वो कितनी सीटों पर असर करेगा, क्योंकि जब जयराम महतो जो उम्मीदवार था, अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, लगभग 28-29 साल का एक लड़का है जिसने थर्ड पोल किया, लगभग 3 लाख से ज्यादा वोट वो लेकर के आया, सिर्फ एक ही इशू पर कि मैं झारखंड के भीतर मैं तो उसको एसटी का स्टेटस दिलाऊंगा, और वो अब एक पार्टी बना करके मैदान में, भारत आदिवासी पार्टी मैदान में। तो ऐसे बहुत सारे समूह हैं जो लगातार इस फाइट में हैं। अब देखना ये है कि कैसे रास्ता निकलता।
क्योंकि या तो बीजेपी वर्सेस अदर जितने भी ग्रुप्स हैं उनको सबको एक साथ आकर के जोड़ करके तब फाइट करना होगा, और अगर अलग अलग फाइट करते हैं तो फिर उसमें एक बिखराव की स्थिति बनेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आपने जो बातें कही तमाम स्थितियां साफ हुई झारखंड को लेके, और जो डेवलपमेंट है उसको लेके हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। तो देखते रहिए दलित दस्तक, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और बने रहिए हमारे साथ। जय।